आजकल सभी न्यूज़पेपरों, सभी न्यूज़ चैनलों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब के माध्यम से हमें देश विदेश में हो रही सभी आपराधिक गतिविधियों के बारे में देखने, पढ़ने और सुनने को मिल जाता है। जैसे कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई, किसकी हत्या हुई, ईटीसी। तो ऐसे अपराधों में अपराधियों को दंडेने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए हैं, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसके लिए हमारा जज होना या वकील होना या पुलिस होना या फिर लॉ से जुड़े किसी क्षेत्र में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि भारत के एक आम नागरिक होने के नाते यहाँ के कानून के बारे में जानना हमारा अधिकार है कि किन किन मामलों में किस तरह के कानून अपनाए जाते हैं और किन अपराधों के लिए अपराधियों को क्या सज़ा दी जाती है और क्यों दी जाती है। ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नीतीश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी के बारे में। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय दंड विधान भी कहा जाता है। आईपीसी को उर्दू में ताजीराते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बनाया गया था। आपने पुरानी पिक्चरों में एक सीन जरूर देखा होगा जिसमें कोर्ट में जज साहब किसी अपराधी को सज़ा सुनाते हुए कहते थे कि ताजीराते हिंद दफ़ा 302 के तहत मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है। तो ये जो ताजीराते हिंद है ये और कुछ नहीं, भारतीय दंड संहिता ही है। और ये जो दफ़ा है ये धारा है, सेक्शन है। तो आईपीसी में टोटल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं, यानी कि आईपीसी को 23 अध्यायों में बांटा गया है। आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 में संसद में पास किया गया था और 1862 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। साधारण भाषा में अगर आईपीसी को समझें तो आईपीसी हमें अपराध की परिभाषा के साथ साथ अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है वो हमें बताती है। पहले आईपीसी जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होती थी, वहाँ पे आईपीसी की जगह आरपीसी लागू होती थी, यानी कि रणवीर पैनल कोड। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में आईपीसी ही लागू होती है। अगर आप आर्टिकल 370 पे एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में #370 लिख दीजिए, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह सन 1973 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 में लागू किया गया। जब कोई क्राइम होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस हमेशा 2 प्रकार के प्रोसेस को अपनाती है। एक प्रोसेस होता है आरोपी, मतलब कि एक्यूज्ड के संबंध में। दूसरा प्रोसेस होता है पीड़ित, मतलब कि विक्टिम के संबंध में। तो सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार के प्रोसेस को डिटेल में बताया गया है। आपने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से एक वर्ड सुना, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को उर्दू में मुलजिम भी कहा जाता है। आपने एक वर्ड और सुना होगा, मुजरिम। तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो मुलजिम और मुजरिम के अंतर को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई अपराध होता है और किसी व्यक्ति पर उस अपराध का सिर्फ आरोप होता है तो वह व्यक्ति मुलजिम होता है, और जैसे ही उस व्यक्ति का आरोप अदालत में सिद्ध हो जाता है तो वह व्यक्ति मुलजिम से मुजरिम बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। आईपीसी एक मौलिक विधि होती है, इसे अंग्रेजी में सब्स्टेंटिव लॉ कहते हैं, और सीआरपीसी एक प्रक्रिया विधि होती है जिसे अंग्रेजी में प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है। आईपीसी हमें बताती है कि अपराध क्या हुआ है और उस अपराध के लिए दंड का क्या प्रावधान है, जबकि सीआरपीसी हमें अपराध के बाद की प्रक्रिया, यानी कि अपराध के बाद की कार्यवाही के बारे में बताती है। जैसे कि अपराध की जांच कैसे करनी है,
संदिग्धों को गिरफ्तार कैसे करना है, सबूत को इकट्ठा कैसे करना है, जमानत कैसे होनी है, ETC। तो ये सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत CRPC में आती हैं। अब IPC और CRPC को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई चोर चोरी करता है तो IPC सेक्शन 379 के अंतर्गत उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। मान लीजिए वही चोर किसी के घर में चोरी करता है या किसी की बिल्डिंग में चोरी करता है या किसी के परिसर में चोरी करता है तो IPC सेक्शन 380 के अंतर्गत उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। यानी कि सज़ा तय करना और सज़ा कितनी होगी ये तय करना हमें IPC बताती है। लेकिन मान लीजिए चोर ने चोरी तो कर ली, लेकिन चोर को पकड़ने की क्या प्रक्रिया है, यानी कि चोरी की जांच कैसे होगी, चोरी के सबूत कैसे इकट्ठा किए जाएंगे, चोर को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, कैसे उसकी जमानत दी जाएगी, ये सब काम पुलिस के हैं जो कि CRPC के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको IPC और CRPC के अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लॉ के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।